दुनियादारी is presented by Windsor Gaming app. Download the app now. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों ना गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। आज शुरुआत करते हैं एक प्रेम कहानी से। बहुत साल पहले की बात है। एक राजकुमारी थी 13 बरस की। उसके देश की एक पड़ोसी मुल्क से जंग छिड़ने वाली थी। सब युद्ध की तैयारियों में लगे हुए थे। तैयारी ठीक से हो रही है या नहीं इसका मुआयना करने राजकुमारी पहुंची एक मिलिट्री कॉलेज। राजकुमारी को सब दिखाने बताने का जिम्मा मिला 18 साल के एक लड़के को। नीली आंखों वाला एक हैंडसम लड़का। राजकुमारी ने लड़के को देखा और लड़की को मोहब्बत हो गई। फिलहाल ये मोहब्बत एक तरफा थी। लड़के की नज़र में राजकुमारी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक दोस्त थी। इसके पहले की कहानी आगे बढ़ती, जंग छिड़ गई। लड़का मोर्चे पर निकल गया। बॉर्डर फिल्म के संदेशे आते हैं की तरह उसे भी युद्ध के बीच ही राजकुमारी के भेजे प्रेम पत्र मिलते रहे। जंग खत्म हुई। लड़का युद्ध के मैदान में नाम कमा कर लौटा। अब उसे भी राजकुमारी से इश्क हुआ। उसने शादी के लिए प्रपोज किया। राजकुमारी तो तैयार थी मगर उसके पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। राजकुमारी ने पिता से कहा, इस लड़के के सिवाय किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। इस ऐलान के आगे कोई क्या कहता। राजा ने बिटिया की शादी करा दी। शादी हुई मगर इसमें परी कथा जैसा रोमांस नहीं था, ना ही इसमें दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर का भाव था। वो दोनों उम्र भर साथ रहे मगर उस साथ रहने में दिल का टूटना भी था और समझौते के साथ जीना भी था। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। अभी मैंने आपको जो प्रेम कहानी सुनाई वो 82 साल पुरानी है। इस लव स्टोरी का बेटर हाफ, वो नीली आंखों वाला लड़का, कुछ रोज पहले दुनिया से रुखसत हो गया। अपने 100वें जन्मदिन का बर्थडे केक काटने के बस 2 महीने पहले। उस शख्स का नाम था फिलिप। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पति, ड्यूक ऑफ एडिनबरा, प्रिंस फिलिप। हमने इस कहानी की शुरुआत फिलिप और एलिजाबेथ की लव स्टोरी से की। असल में ये लव स्टोरी प्रिंस फिलिप की जिंदगी का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट था। समझिए कि इस शादी के पहले तक फिलिप को कभी भी किसी से प्यार मिला ही नहीं। दो शाही परिवारों का वारिस होने के बावजूद उन्हें रिश्तेदारों की मोहलत पर पलना पड़ा, रिफ्यूजी बनना पड़ा। एलिजाबेथ से हुई शादी ने फिलिप को सब कुछ दिया, घर, मुल्क, पहचान, सब कुछ। मगर ये सब पाने के लिए फिलिप को बहुत कुछ गंवाना भी पड़ा। अपने सपने कुर्बान करने पड़े। क्या कुर्बानी देनी पड़ी प्रिंस फिलिप को? क्या है संतरे की टोकरी में छुपाकर उन्हें स्मगल किए जाने का किस्सा? हिटलर के साथ क्या था उनका कनेक्शन? क्यों लोग उन्हें ब्रिटेन का सबसे नस्लीय आदमी कहते थे? आज के एपिसोड में प्रिंस फिलिप की कहानी विस्तार से आपको सुनाऊंगी। इस कहानी की शुरुआत करते हैं 19वीं सदी से। आप लॉर्ड माउंटबेटन से परिचित हैं। उनके पिता का नाम था प्रिंस लुइस। प्रिंस लुइस की शादी हुई प्रिंसेस विक्टोरिया से। ये विक्टोरिया दूर के रिश्ते में क्वीन विक्टोरिया की परपोती लगती थी। लुइस और विक्टोरिया के 4 बच्चे हुए। इनमें सबसे बड़ी थी प्रिंसेस एलिस, यानी लॉर्ड माउंटबेटन की बड़ी बहन। प्रिंसेस एलिस की शादी हुई प्रिंस एंड्रू से। प्रिंस एंड्रू ग्रीस और डेनमार्क दोनों की शाही गद्दी के वारिस थे। कैसे? दरअसल प्रिंस एंड्रू के पिता थे किंग जॉर्ज प्रथम। किंग जॉर्ज राजा तो थे ग्रीस के, मगर इसके अलावा वो डेनमार्क शाही घराने के राजकुमार भी थे। उस जमाने में यूरोप के शाही परिवारों के बीच इस किस्म का क्रॉस कनेक्शन आम बात थी। अपने पिता के ही चलते एंड्रू का कनेक्शन ग्रीक और डैनिश दोनों जगहों की रॉयल फैमिली से था। ये कनेक्शन समझने के बाद फिर लौटते हैं प्रिंसेस एलिस और एंड्रू के जिक्र पर। दोनों की 4 बेटियां और एक बेटा। बेटे की आमद काफी देर से हुई। उसकी पैदाइश का साल था 1921। ग्रीस की उत्तर पश्चिमी दिशा में कोरफू नाम का एक द्वीप है। यहीं एक आलीशान घर की रसोई में रखी एक मेज के ऊपर पैदा हुआ एलिस और एंड्रू का बेटा फिलिप। फिलिप के पैदाइश के समय उसके परिवार की हालत खराब थी। राजनीतिक उथल पुथल के चलते उनके सितारे गर्दिश में थे। फिलिप के पैदा होने के बाद हालात और बिगड़े। उनके पिता प्रिंस एंड्रू को राजद्रोह के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। एंड्रू का मारा जाना बिल्कुल तय था। पति को बचाने के लिए एलिस ने बहुत हाथ पांव मारे। कहीं से मदद नहीं मिली तो एलिस को याद आया ब्रिटिश शाही घराना। इसके साथ रिश्तेदारी थी एलिस की। तब ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, मौजूदा महारानी क्वीन एलिजाबेथ के दादा। जॉर्ज पंचम ने एलिस की मदद की। ग्रीस पर दबाव बनाकर एंड्रू को रिहा करवाया।
रिहाई मिली, मगर एंड्रू का परिवार अब ग्रीस में सुरक्षित नहीं था। उन्हें वहां से निकालने के लिए जॉर्ज पंचम ने एक नाव भेजी ग्रीस। इसमें बैठकर एंड्रू की फैमिली ग्रीस से भाग आई। इस वक्त फिलिप की उम्र थी 18 महीने। किस्सा है कि फिलिप को संतरे की एक टोकरी में छुपाकर ग्रीस से लाया गया था। एंड्रू और एलिस अपने बच्चों के साथ ग्रीस से भागकर पेरिस चले आए। जान तो बच गई, मगर उनके अच्छे दिन नहीं लौटे। सबसे बुरा हाल होने वाला था प्रिंस फिलिप का, क्योंकि बहनों की तो शादी हो गई। 9 महीने के अंतराल में चारों बहनें ब्याह कर जर्मनी चली गई। अपने माँ बाप के साथ संघर्ष के दिन देखने के लिए बचा फिलिप। रिश्तेदारों की मोहलत से उनका घर चलता था। आर्थिक हैसियत बिगड़ने के अलावा एंड्रू और एलिस का रिश्ता भी दरकने लगा था। एंड्रू महीनों घर नहीं आते, फिर एक रोज वो हमेशा के लिए घर छोड़कर चले गए। एलिस डिप्रेशन में चली गई। उन्हें स्विट्जरलैंड के एक सैनिटोरियम में भेज दिया गया। महज 10 साल की उम्र में फिलिप की हालत अनाथों सी हो गई। वो परवरिश के लिए रिश्तेदारों के मोहताज थे। रिश्तेदार जिनमें से कुछ जर्मनी में थे और कुछ ब्रिटेन में। दोनों तरफ के रिश्तेदारों में फिलिप को लेकर खींचातानी होने लगी। कभी ब्रिटेन में रह रही अपनी नानी, कभी अपने मामा, तो कभी जर्मनी में बसी अपनी बहनों के बीच फिलिप रोटेट होते रहे। उनका कोई स्थायी घर, कोई परमानेंट पता नहीं था। रिश्तेदार कपड़ों तक के पैसे नहीं देते। बोर्डिंग स्कूल में गाहे बगाहे ही कोई रिश्तेदार फिलिप से मिलने आता। इन्हीं दिनों से जुड़ा एक किस्सा सुनिए। फिलिप तब स्कॉटलैंड स्थित गॉर्डनस्टन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। उन्हें अपने एक शाही रिश्तेदार की शादी में जाना था। इस फंक्शन के लिए ड्रेस कोड के हिसाब से तैयार होकर जाना था। ड्रेस के इंतजाम के लिए फिलिप को हॉस्टल के लड़कों से चंदा इकट्ठा करना पड़ा। खैर, किसी तरह स्कूल खत्म हुआ। सवाल उठा कि अब आगे क्या। फिलिप ने तय किया कि अपने मामा माउंटबेटन की तरह वो नेवी में भर्ती होंगे, और इसी तरह 1938 में फिलिप ने ब्रिटिश रॉयल नेवी कॉलेज में दाखिला लिया। इस वक्त उनकी उम्र थी 17 साल। दाखिले के अगले बरस यानी 1939 में इसी कॉलेज कंपाउंड में फिलिप की मुलाकात हुई 13 साल की एलिजाबेथ से। फिलिप और एलिजाबेथ की इसी मुलाकात के तुरंत बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इस लड़ाई में ब्रिटेन और जर्मनी आमने सामने थे। आयरनी देखिए, जर्मनी 1940 में 19 साल के फिलिप को ब्रिटिश रॉयल नेवी में पहली पोस्टिंग मिली। इस पोस्टिंग ने फिलिप को जीवन में पहली बार कुछ ठोस करने का मकसद दिया, मगर साथ ही साथ उन्हें अपनी बहनों से भी दूर कर दिया। कैसे? फिलिप ब्रिटिश साम्राज्य की हिफाजत के लिए लड़ रहे थे और उनकी 4 में से 3 बहनें मार्गरीटा, सेसिल और सोफी हिटलर की सपोर्टर्स थी। न केवल इन तीनों के पति नाजी ऑर्डर में ऊंचे पदों पर थे, बल्कि बहनें भी नाजी समर्थक थी। फिलिप की एक बहन सोफी को तो हिटलर चार्मिंग भी लगता था। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक फिलिप की 2 ही बहनें नाजी जर्मनी के साथ रह गई थी। तीसरी बहन सेसिल और उनके पति सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले ही एक विमान हादसे में मारे गए थे। ये 1937 की बात है। उस वक्त 16 साल के फिलिप बहन और जीजा के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने जर्मनी भी गए थे। यहाँ फ्यूनरल मार्च के दौरान उन्होंने नाजी सैनिकों से सैल्यूट भी लिया था। सैल्यूट लेते समय की उनकी एक तस्वीर 2015 में एक ब्रिटिश टैबलॉइड ने छापी भी थी। खूब हंगामा हुआ था इस पर। ब्रिटिश शाही परिवार ने नाजी जर्मनी के साथ अपने जिन कनेक्शंस को दशकों पहले ढक दिया था, उसे इस तस्वीर ने फिर से ताज़ा कर दिया था। तब शाही परिवार ने कहा था कि इस तस्वीर का छपना बड़ा निराशाजनक है। खैर, इस छोटे से विषयांतर के बाद फिर से लौटते हैं अब मूल कथानक पर। पहले श्रीलंका, फिर बॉम्बे, अदन, मोम्बासा, डरबन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फिलिप कई जगहों पर ट्रांसफर होते रहे। शुरुआती सालों में उन्हें युद्ध में सक्रिय भूमिका से दूर रखा गया। इसके पीछे फिलिप का कोई दोष नहीं था। वजह थी ग्रीक राजशाही के साथ उनका रिश्ता। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि युद्ध के दौरान फिलिप की जान जाए। ऐसा होता तो लोग कहते कि देखो, ग्रीस का एक राजकुमार ब्रिटेन के लिए लड़ता हुआ मारा गया। वो तो जब जर्मनी के साथ इटली ने ग्रीस पर हमला किया और ग्रीस ने अलाइड फोर्सेस से हाथ मिलाया, तब जाकर फिलिप को एक्टिव ड्यूटी मिली। फिलिप ने बड़ी बहादुरी और दक्षता से ड्यूटी निभाई। उन्हें फर्स्ट लेफ्टिनेंट बना दिया गया। इस पद पर नियुक्ति पाने वाले सबसे युवा लोगों में से फिलिप थे। जंग में नाम कमाकर खुद की काबिलियत साबित करके फिलिप ब्रिटेन लौटे। अब जाकर उन्हें भी एलिजाबेथ से प्यार होने लगा। युद्ध खत्म होने के 1 साल बाद 1946 में उन्होंने एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज किया। वो तैयार थी, मगर उनके पिता किंग जॉर्ज 6 राजी नहीं थे। इसकी कई वजहें थी। मसलन फिलिप का मूलतः ब्रिटिश ना होना, उनका चर्च ऑफ इंग्लैंड से ताल्लुक ना होना, आर्थिक हैसियत में गैर बराबरी वगैरह वगैरह। मगर शादी के लिए फिलिप ने बड़ी शिद्दत दिखाई। अपना चर्च बदल लिया, पिता की साइड के सरनेम त्याग दिए, नाम में अपनी माँ का सरनेम माउंटबेटन जोड़ लिया, ग्रीस और डैनिश गद्दी से अपना दावा तज दिया, खुद को अपनी जर्मन बहनों से दूर कर लिया, खुद को बदलकर पूरी तरह ब्रिटानिया बन गए। और इतने जतन के बाद 20 नवंबर 1947 को एलिजाबेथ और फिलिप की
शादी हो सकी। शादी के पहले से फिलिप को पता था कि बतौर पति उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? किंग जॉर्ज का कोई बेटा नहीं था। बड़ी बेटी होने के चलते एलिजाबेथ को ही उनके बाद गद्दी पर बैठना था, मगर किंग जॉर्ज 50 के लपेटे में थे। फिलिप को लगा था अभी जॉर्ज लंबा जिएंगे, एलिजाबेथ की ताजपोशी में अभी समय लगेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। शादी के 4 साल बाद यानी 1952 में ही किंग जॉर्ज चल बसे। महज 25 की उम्र में एलिजाबेथ महारानी बना दी गई। बस इसके बाद से ही फिलिप की जिंदगी बदल गई। वो महारानी के पति थे, कायदे के मुताबिक अब वो नौकरी नहीं कर सकते थे। फिलिप को नेवी छोड़नी पड़ी। फिलिप को अपने काम से प्यार था। शादी के चलते न केवल उन्हें अपने पैशन का बलिदान देना पड़ा, बल्कि अलग पहचान बनाने की उनकी सभी उम्मीदें भी टूट गई। तय हो गया कि आगे आने वाली पूरी जिंदगी वो बस एक सपोर्टिंग रोल निभाएंगे, बस महारानी के पति के तौर पर जाने जाएंगे। राजा का ओहदा भी नहीं मिलेगा। पत्नी क्वीन कहलाएंगी और वो कहलाएंगे प्रिंस, क्योंकि ब्रिटिश मोनार्की में यही कायदा है। वहाँ राजा की पत्नी तो क्वीन कहला सकती है, मगर किंग की उपाधि उसी को मिलती है जिसे वंशानुगत सिस्टम में जगह मिले। आप सोचिए, हम 21वीं सदी में हैं। पिछले 100 सालों में औरतों की सामाजिक स्थिति बहुत ऊपर आई है, मगर अब भी ऐसे कितने पुरुष हैं जो खुद से ज़्यादा मशहूर, खुद से ज़्यादा कमाने वाली पत्नी के साथ सहज हो पाते हैं। मर्दों को शादी में नंबर 1 बनने की आदत होती है। फिलिप तो पिछली सदी के थे। उन्हें अपनी पहचान का खत्म होना, शादी में नंबर 2 पर फिक्स हो जाना बहुत अखरा। कहते हैं कि इन सब वजहों से फिलिप और एलिजाबेथ की शादी नॉर्मल नहीं रही। उनके आपसी रिश्ते तनावपूर्ण और ठंडे रहे। तनाव की एक वजह यह भी थी कि शादी के बाद भी एलिजाबेथ विंडसर ही रही। विंडसर उनके पिता का सरनेम था। एलिजाबेथ ने अपने नाम में पति का नाम नहीं जोड़ा, बल्कि एलिजाबेथ ने यह भी तय किया कि उनके बच्चे भी विंडसर ही कहलाएंगे। इस पर फिलिप बहुत झल्लाए थे। उन्होंने बयान दिया कि उनकी हालत अमीबा जैसी है कि पूरे ब्रिटेन में वो इकलौते पुरुष हैं जिसे अपने बच्चों को अपना नाम तक देने का हक नहीं। जानकार कहते हैं कि फिलिप की इस फ्रस्ट्रेशन का असर उनकी शादी पर भी पड़ा। एलिजाबेथ और उनके बीच का रिश्ता समझौते से चल रहा था। दोनों पर्सनल लाइफ में अलग अलग जिंदगी जीते थे। कहते हैं कि इस मसले को लेकर फिलिप और एलिजाबेथ की शादी में तनाव था। द क्राउन नाम की विवादित सीरीज में तो ये तक इशारा किया गया है कि फिलिप के शादी के बाद कई अफेयर रहे, कि उनके और महारानी के बीच निजी जीवन में बड़ा फॉर्मल और दिखावटी रिश्ता था। अगर ये सच भी हो तो भी प्रिंस फिलिप की इतनी वाहवाही जरूर है कि सार्वजनिक जीवन में उन्होंने हमेशा ही पत्नी का सपोर्ट किया, अपने आखिरी दम तक, यानी पूरे 74 सालों तक अपनी शादी निभाई। यही प्रिंस फिलिप की सबसे बड़ी विरासत है। जब कोई मशहूर व्यक्ति गुजरता है तो उसकी विरासत टटोली जाती है, उसके जीवन को खंगाला जाता है। प्रिंस फिलिप 9 अप्रैल 2021 को चल बसे, अपना 100वां जन्मदिन मनाने के बस 2 महीने पहले। फिलिप अपने पीछे कई यादें छोड़ गए हैं, कुछ अच्छी, कुछ दागदार। यहाँ दागदार विरासत का मतलब है प्रिंस फिलिप के नस्लीय बयान। मसलन 1986 में एक दफ़ा वो चीन की यात्रा पर गए। यहाँ उन्होंने कुछ ब्रिटिश छात्रों से मुलाकात की। बोले, अगर तुम लोग यहाँ लंबे समय तक रहोगे तो तुम्हारी भी आंखें छोटी छोटी हो जाएंगी। ये टिप्पणी चीन के लोगों के नैन नक्श की हंसी उड़ाते हुए कही गई थी। ऐसे ही उन्होंने हिंदुस्तानियों पर भी कई बार छींटाकशी की। एक दफ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट की डिजाइनिंग का मजाक उड़ाते हुए बोले कि इसे तो पक्का किसी भारतीय ने बनाया होगा। एक दफ़ा केमन आइलैंड के एक आदमी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारे देश में तो ज़्यादातर लोग लुटेरों के वंशज हैं। एक बार पैपुआ न्यू गिनी में ट्रैकिंग करने आए एक अंग्रेज से बोले कि शुक्र है उन्होंने तुम्हें खाया नहीं। ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के एक लीडर से पूछा कि क्या तुम लोग अब भी एक दूसरे पर भाले फेंकते हो। फिलिप के समर्थक कहते थे कि वो मजाकिया तबीयत के हैं, दिल के अच्छे हैं, बस हंसने हंसाने के लिए ऐसी बातें कर देते हैं। मगर सच ये है कि ये टिप्पणियां विशुद्ध नस्लीय थी, रेसिस्ट थी। बदतर ये था कि आलोचना के बाद भी फिलिप ऐसे अपमानजनक बयान देने से बाज नहीं आते थे। इसी वजह से करीब 20-30 साल पहले तक कई लोग उन्हें ब्रिटेन का सबसे सजदा, सबसे VIP, सबसे संभ्रांत नस्लवादी कहते थे। फिलिप की पर्सनालिटी के बारे में एक और बात कही जाती है। कहते हैं कि उनके अपने बच्चों के साथ कभी सहज संबंध नहीं रहे। प्रिंस चार्ल्स समेत उनके बच्चों की शादीशुदा जिंदगी डिस्टर्ब रही। कई लोग कहते हैं कि इसके पीछे एक वजह प्रिंस फिलिप के अपने अनुभव भी थे। बचपन में उनका अकेलापन, पत्नी के साथ किए गए समझौते और उससे उपजी निराशा, इन सब का असर फिलिप के व्यक्तित्व पर पड़ा। अपने बच्चों के साथ उनका भावनात्मक कनेक्शन कमजोर रहा। यह भी कारण था कि फिलिप और एलिजाबेथ के बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में लगातार इमोशनली स्ट्रगल करते रहे। फिलिप अब नहीं है। 17 अप्रैल को विंडसर कैसल स्थित सेंट जॉर्ज चैपल में उनका अंतिम संस्कार होना है। फ्यूनरल तक उनका शरीर विंडसर कैसल के ही एक प्राइवेट चैपल में रखा गया है। उनका ताबूत एक खास झंडे में लिपटा है। इस झंडे में उनकी 4 अलग अलग पहचानों का मिश्रण है। पहला हिस्सा ग्रीक, दूसरा हिस्सा डैनिश, तीसरा हिस्सा
सफ़ेद और काली धारियां जो कि उनकी माँ की माउंटबैटन फैमिली का प्रतीक है। और झंडे के चौथे हिस्से में है एडिनबरा का किला, जिसके शासक होने की पदवी थी फिलिप के पास। फिलहाल ब्रिटेन में राजकीय शोक है। ये शोक फ्यूनरल वाले दिन खत्म होगा जब फिलिप मिट्टी में दफना दिए जाएंगे। जैसा कि गीतकार राजेंद्र कृष्ण लिख गए हैं, राजा हो या रंक, सभी का अंत एक सा होए। आज की दुनियादारी में इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।